नमस्कार। डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। केंद्रीय कैबिनेट ने लिए 1,20,000 करोड़ रुपए के फैसले। किसानों और छात्रों को मिला दिवाली गिफ्ट। रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बढ़ा महंगाई भत्ता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के गौरवशाली 100 वर्ष पूरे। शताब्दी वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया स्मारक डाक टिकट और सिक्का। संघ की गौरवमयी यात्रा को बताया त्याग, निस्वार्थ सेवा, राष्ट्र निर्माण और अनुशासन की अद्भुत मिसाल। रिजर्व बैंक ने दूसरी ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। ब्याज दर 5.5% पर बरकरार। 2025-26 के लिए महंगाई का अनुमान घटाकर किया 3.1% से 2.6%। बरेली हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर से आकर हिंसा में हुए थे शामिल। लूटी गई गन भी हुई बरामद। और भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने T20 रैंकिंग पॉइंट्स में रचा इतिहास। इतिहास के सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक के साथ शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत। वरुण चक्रवर्ती T20 गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्र सरकार ने 1,20,000 करोड़ रुपए के फैसलों को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली बोनस की भी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी है। यह वृद्धि 1 जुलाई से प्रभावी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में करीब 1,20,000 करोड़ रुपए के फैसले लिए हैं। बड़े फैसले हैं और जैसा आपने देखा लगातार इन 11 वर्षों में, और विशेषकर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरी टर्म है, इसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, देश भर में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और पेंशनर्स को डीए और डियरनेस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये। और करीब 49 लाख एम्प्लॉयज़ और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है। 20 केंद्रीय विद्यालय उन जिलों में खोलने का प्रस्ताव है जहां वर्तमान में कोई केंद्रीय विद्यालय मौजूद नहीं है। 14 केंद्रीय विद्यालय आकांक्षा जिलों में, 4 केंद्रीय विद्यालय वामपंथी उग्रवाद जिलों में और 5 केंद्रीय विद्यालय पहाड़ी क्षेत्रों में प्रस्तावित किए गए हैं। 5,863 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से देश भर में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। अब तक करीब देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय चल रही हैं। 14 लाख स्टूडेंट्स हैं देश भर में। इसको और आगे बढ़ाने के लिए 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसमें 20 ऐसे हैं
जिन जिलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है उनमें 20 जोड़े गए हैं। 14 केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आकांक्षी जिलों में है, और 4 केंद्रीय विद्यालय लेफ्ट विंग, अब तो वैसे भी LWE खत्म होने वाला है जल्दी, लेकिन पुराना जो क्लासिफिकेशन था उसके हिसाब से LWE जिलों में थे। और हिली एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 5 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। कैबिनेट बैठक में सरकार ने किसानों के हित में भी बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरकार ने दालों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अगले 6 सालों की योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दलहन फसलों के सुरक्षित स्टोरेज पर केंद्र सरकार का फोकस रहेगा। 11,440 करोड़ रुपीस के आउटले के साथ आत्मनिर्भर बनना पल्सेस में ये एक नया मिशन चालू किया जा रहा है। 6 साल के इस मिशन में कई सारे नए इनिशिएटिव लिए जाएंगे। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, पल्सेस का बेटर सीड लेना, बेटर क्वालिटी के सीड में भी बेटर प्रोटीन की क्वांटिटी कैसे हो वो भी ध्यान देना। ऐसा करके जो ग्लोबल बेस्ट बेंचमार्क्स हैं उनके साथ कंपेयर करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। दूसरा, पल्स कल्टीवेशन में एरिया को बढ़ाना, एक्रिएज बढ़ाना। थर्ड, कंप्लीट वैल्यू चेन पे काम करना, सीड से लेके पल्सेस के ग्रोइंग के टाइम में जो डिफिकल्टीज आती है उनको सॉल्व करना। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत बड़ा फोकस रहेगा, अच्छे बीज आए और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। समारोह में पिछली 1 सदी में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ मां भारती की सेवा में समर्पित रहे आरएसएस के योगदान को नमन किया गया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा और राष्ट्र के लिए उसके योगदान को सराहा। 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक जो अनवरत रूप से देश की सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने संघ की 100 वर्ष की यात्रा पर जारी विशेष डाक टिकट और सिक्के के महत्व को भी रेखांकित किया। 100 रुपये के सिक्के पर एक और राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि और समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है, राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम।
प्रधानमंत्री ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ संघ की लड़ाई का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संघ लगातार एकता पर जोर देता आया है। डॉक्टर साहब से लेकर आज तक संघ की हर महान विभूति ने, हर सरसंघ चालक ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। परम पूज्य गुरु जी ने निरंतर न हिंदू पतितो भवेत की भावना को आगे बढ़ाया। यानी हर हिंदू एक ही परिवार है, कोई भी हिंदू कभी पतित या नीचा नहीं हो सकता। पूज्य बाला साहब देवव्रत जी के शब्द भी हम सबको याद है। वो कहते थे, छुआछूत अगर पाप नहीं, छुआछूत अगर पाप नहीं तो दुनिया में कोई पाप नहीं है। सरसंघ चालक रहते हुए पूज्य रज्जू भैया जी और पूज्य सुदर्शन जी ने भी इसी भावना को आगे बढ़ाया। वर्तमान सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी समरसता के लिए समाज के सामने स्पष्ट लक्ष्य रखा है और गांव-गांव तक इस बात की ज्योत जगाई है। क्या है वो? उन्होंने कहा, एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने अपने संबोधन में कहा कि संघ का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण करना है। संघ की 1 शताब्दी की यात्रा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि समाज ने संघ के योगदान को देखा है। संघ एक विचार के लिए साधना करते हुए आया है। संघ के विचार भारत के इस मिट्टी के विचार हैं। यहाँ के इस सभ्यता और संस्कृति के हजारों वर्षों से यहाँ के लोगों ने जीवन में प्रयोग करते हुए विश्व के सामने एक श्रेष्ठ समाज को निर्माण करने का जो संकल्प लेकर जिस कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया, उस विचार के, उस जीवन दर्शन के, उस जीवन के प्रयोग के, उस सभ्यता के, उस संस्कृति के पहचान है। इसलिए संघ के कार्य उसको स्वीकार्यता हुआ है। इसका अर्थ केवल एक संगठन के कार्य के स्वीकार्य है इतना ही मात्र नहीं है, परंतु इस विचार के, इस जीवन दर्शन के बारे में लोगों के मन में पुनः एक बार उत्साह, पुनः एक बार एक उमंग, पुनः एक बार हम विश्व में एक श्रेष्ठ समाज के नाते खड़े होने में हम सक्षम हैं, ऐसे एक भाव जगह है, उसका एक उत्सव है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। क्या माँ, हर बार बाजार से आते ही बिल का टोटल जोड़ने बैठ जाती हो? बेटा, इस बार खर्चे नहीं बचत जोड़ रही हूँ। इस जीएसटी बचत उत्सव में दूध, घी, पनीर, बादाम, पिस्ता सब हुआ है सस्ता। इसीलिए आज तेरा फेवरेट शाही पनीर बनाऊंगी। मतलब दिवाली से पहली दिवाली? हर घर खुशहाली, जीएसटी बचत उत्सव वाली। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक का फैसला आ गया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत ब्याज दरों को बिना बदलाव के रखने का फैसला किया है। रेपो रेट 5.50%, एसडीएफ रेट 5.25% और एमएसएफ रेट 5.75% पर बरकरार रखे गए हैं। एमपीसी ने नीति रुख को न्यूट्रल बनाए रखा है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.5%. Consequently, the STF rate remains at 5.25%, while the MSF rate and the bank rate remain at 5.75%. The MPC also decided to continue with a neutral stance. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई कम होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने
वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई का अनुमान घटाकर 2.6% कर दिया है, जो पहले 3.1% था। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि जीएसटी रैशनलाइजेशन से महंगाई पर ठंडा असर पड़ेगा। The overall inflation outlook has turned even more benign in the last few months due to a sharp decline in food prices and the rationalization of GST rates. Headline inflation for this year has been consequently revised lower from 3.7%, which was projected in June, 3.1% in August, to now 2.6%. केंद्र सरकार द्वारा सीमेंट पर जीएसटी की दरों में हुई कटौती का लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता को नहीं मिलने पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि जहां एक और मोदी सरकार जीएसटी बचत के माध्यम से त्योहारी सीजन में लोगों को खुशियां मनाने का अवसर दे रही है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की जन विरोधी कांग्रेस सरकार जनता का हक लूटने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सरकार लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ाकर उनकी जेब पर डाका डालने का प्रयास कर रही है। एक और देश भर में जीएसटी का बचत उत्सव की धूम है, तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ा रही है। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हिमाचल प्रदेश में घरों के निर्माण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमेंट पर जीएसटी में छूट दी गई, जिससे सीमेंट के प्रति बोरी पर 30 रुपए तक का दाम कम हो गए थे। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सीमेंट का दाम कम करने के बजाय सीमेंट के दाम को बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद बरेली में हुई हिंसा के मामले में पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। मौलाना तौकीर रजा समेत कई लोगों को जेल भेज दिया गया है। वहीं आज इस मामले में शाहजहांपुर निवासी इदरीस और इकबाल का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। दरअसल इदरीस पर 20 और इरशाद पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों शाहजहांपुर से आकर बबाल में शामिल हुए थे। इदरीस के पास से एसपी सिटी मानुष परीख के गनर से लूटी हुई एंटी टीयर गन बरामद हुई है। दोनों टीयर गन को बेचने के लिए मीरगंज जा रहे थे। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सीबीगंज थाना क्षेत्र के बंडिया नहर के पास आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से बरेली बवाल का तीसरा मास्टरमाइंड डॉक्टर नफीस भी पुलिस की हिरासत में आ गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम ब्रांच क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सराहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में प्रदेश में सांप्रदायिक और धार्मिक दंगों की संख्या में भारी कमी आई है, जो कि पहली बार हुआ है। देश के सबसे बड़े राज्य में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम रही, जहां राष्ट्रीय औसत 448.3 दर्ज किया गया, वहीं उत्तर प्रदेश में ये 335.3 रहा। बलवा, अपहरण और डकैती जैसे मामलों में भी उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बेहतर रहा। 2017 से पहले दंगों के हालात गंभीर थे, लेकिन योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और त्वरित कार्रवाई से अपराधों में कमी आई है। फिलीपींस में 6.9
की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे भारी तबाही हुई। भूकंप में कम से कम 69 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। भूकंप के कारण घरों और इमारतों की दीवारें ढह गईं और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। देश के आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि भूकंप का केंद्र बोगो शहर से करीब 17 किलोमीटर दूर था। अधिकारियों ने जारी बचाव प्रयासों और आशंकाओं के बीच कहा कि संख्या और भी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस में आए भीषण भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, फिलीपींस में आए भूकंप से हुई जान माल की हानि और व्यापक क्षति के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस कठिन समय में भारत फिलीपींस के साथ एकजुटता से खड़ा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के 26/11 हमलों के बाद अमेरिका ने भारत को पलटवार से रोका था वाले बयान पर कांग्रेस में ही घमासान मच गया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चिदंबरम पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि क्या इसका मतलब है कि वो अमेरिका के दबाव में काम कर रहे थे? 16 साल बाद अब ऐसा बयान क्यों दिया जा रहा है? अगर उस समय असहमति थी तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? राशिद अल्वी ने यह भी कहा कि इस तरह के बयान का फायदा भाजपा को मिलेगा और कई नेता पार्टी को कमजोर करने में लगे हैं। चिदंबरम का कहना है कि अमेरिका के दबाव में काम कर रहे थे। इससे तो चिदंबरम के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। चिदंबरम 2008 की बात है, आज 16 साल के बाद ये बयान क्यों दे रहे हैं? और अगर वो ये बात नहीं चाहते थे तो उस वक्त उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। कांग्रेस के अंदर बहुत लोग कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। असम के गुवाहाटी में महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच के दौरान उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मशहूर गायक श्रेया घोषाल का परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। श्रेया घोषाल ने असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। गुवाहाटी के क्रिकेट फैंस जुबिन गर्ग को याद कर भावुक हो गए। डीडी न्यूज संवाददाता सुचित्रा ने जुबिन गर्ग के प्रशंसकों से बातचीत की। महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में उद्घाटन समारोह भी देखने को मिला और एक रंगारंग समारोह था जिसमें असम के मशहूर गायक और कल्चरल आइकन जुबिन गर्ग को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस वक्त हमारे साथ हैं कुछ क्रिकेट फैंस जिन्होंने मैच का लुत्फ उठाया, साथ ही जो उद्घाटन समारोह था वो भी देखा। तो गुवाहाटी में एक तो पहली बार वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, वो इतना बड़ा ओकेजन है, और आज की जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो कैसी लगी? जुबिन गर्ग भी इस ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा रहे। वो हमारे आसाम के स्टार थे, सबकी जान थे वो, पर अनफॉर्चुनेटली वो अब नहीं रहे। पर बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम को खेलते हुए देख के, मतलब इतना अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने। सो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लगा मैच देखने आके। बट जुबिन दादा के बारे में बताऊं तो जुबिन दादा हमारे एक आत्मा ही चले गया जैसे लगते हैं। आज का जो ट्रिब्यूट था, इट वाज सो गुड एंड वॉइस ऑफ श्रेया इज ऑलवेज मैजिकल एंड द ट्रिब्यूट टू हिम वाज लाइक इट वाज सो इमोशनल। जो मैच पहली बार हुआ है गुवाहाटी में वर्ल्ड कप, अभी तक हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो श्रद्धांजलि का जो वो किया है ना जुबिन दा के लिए, वो देख कर हमें बहुत खुशी हुआ है। विदाउट हिम तो बिहू कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं हमारे लिए। जब भी बिहू आता है या फिर जो भी ओकेजन होता है, जो भी फंक्शन होता है आसामीज के दिल में, तो सबसे पहले जुबिन दा के नाम ही आते हैं। स्पेशली हमारे जुबिन दा को जो ट्रिब्यूट देने वाले थे बीसीसीआई, तो उसके लिए हम आए थे, और इंडिया का भी मैच था श्रीलंका के साथ, तो वो भी देख लिया। वो लेजेंड थे, और भले ही वो इस जहाज से चले गए पर हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। हम लोग भी बहुत रोए थे, जिस तरह से श्रेया घोषाल ने सॉन्ग गाया, हम लोग के दिल को छू गया। बीसीसीआई ने आईसीसी वर्ल्ड कप का जो पहला मैच था, इनॉग्रेशन मैच था, जो ट्रिब्यूट जो अपने हम लोग जुबिन गार्ग को मिला, बहुत ही अच्छा लगा।
खास करके श्रेया घोषाल जी आए, जो दिल को छू जाने वाला जो गाना है वो जिस तरह से उन्होंने गाया, इट वॉज रियली हार्ट टचिंग। हम लोग जुबिन को इतने अच्छे से भुला ही नहीं सक रहे, ओके, क्योंकि वो तो हम लोग के दिल में है, वो तो अमर है। फिर भी वर्ल्ड कप हो रहा है गुवाहाटी में, और जुबिन का जो ट्रिब्यूट था सब लोग ने जो दिया बहुत अच्छा था। गुवाहाटी के लोगों के लिए एक स्पेशल ओकेजन है ये कि गुवाहाटी में पहली बार क्रिकेट विश्व कप का मैच हो रहा है, महिला क्रिकेट विश्व कप का, और उसके उद्घाटन समारोह में उनके लोकप्रिय गायक और कल्चरल आइकन जुबिन गर्ग को भी याद किया गया। तो ये शाम उनके लिए और भी यादगार बन गई। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़ गुवाहाटी। और इसी के साथ डीडी न्यूज़ के सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।